तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशंस का पार्ट 3। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का और इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है ये, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे और ना कि उनके नेचर पर। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और थर्ड होती है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, तो अब वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। यस, तो यहाँ देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, यानी कि उसके वेपर प्रेशर में कुछ लोअरिंग हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे हम कि कैसे इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम डेराइव करते हैं। एंड तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसका कुछ इस तरह से रहेगा। लेट्स कंसीडर, देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास है डेल्टा P1 दैट मींस द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, सो दैट विल बी इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, और P1 नॉट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वी वेरी वेल नो दैट इट इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू chi1। ठीक है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू chi1। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट इज P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi1। ठीक है, अब फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज कि P1 नॉट 1 माइनस chi1, है ना, एंड वी वेरी वेल नो कि 1 माइनस chi1 क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू chi2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई, दैट इज डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट chi2। ठीक है, तो ये हमारा आया चेंज, दैट मींस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कितना कम हुआ है, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट यानी कि प्योर का। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू P1 नॉट chi2 जो हमने अभी डेराइव किया था डिवाइडेड बाय P1 नॉट। P1 नॉट विल कैंसिल आउट, तो वी विल गेट chi2। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगी, दैट इज P1 नॉट डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू chi2। यू कैन सी कि chi2 आया है, दैट मींस जो सॉल्यूट था दैट वाज chi1, तो chi1 के नंबर यू कैन सी कि chi2 आया है, दैट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड वी वेरी वेल नो कि chi2 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इन दैट केस n2 जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस फ्रॉम n1, है ना, तो व्हाट वी विल गेट कि n1 प्लस n2 दैट विल बी इक्वल टू n2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू chi2 एंड दैट विल बी फर्दर इक्वल टू n2 अपॉन n1 है वो, और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो, ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हमारा आता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो द सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, और इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो चलिए अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। चलिए अब हम देखते हैं द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास डेल्टा TB है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज हुआ है, कितना एलिवेशन हुआ है। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक है, जहाँ पर TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो पहले था जो सॉल्यूशन का है, और TB नॉट क्या है, जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, नाउ वी एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी नो कि जो डेल्टा TB है दैट इज इक्वल्स टू
एम, एम यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाएंगे तो इक्वालिटी लगाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको मोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो कि मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो व्हाट वी विल गेट की मोलैलिटी m इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000, ठीक है। तो अब इसको अगर हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज दिस इक्वेशन कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB into W2 into 1000 divided by M2 into W1, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरी आएगी फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम ग्राफ भी देख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है एंड ये जो है बॉइलिंग पॉइंट दिस इज फॉर सॉल्यूशन। तो व्हाट वी कैन सी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज द थर्ड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसा कि नेम कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हुआ है, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच कि जो वेपर प्रेशर है हमारे सब्सटेंस का वो सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में दैट इज इक्वल, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड फेज एंड इन इट्स लिक्विड फेज आर इक्वल, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, हमारे पास यहाँ पिक्चर में वाटर है और आइस है, ठीक है। तो जब वाटर और आइस दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दैट हम उस टेम्परेचर को कह देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का एक कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वी हैव दिस वेपर प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास एंड व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पर ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग कर्व है ना, और ये लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व है, ठीक है। और ये कर्व है हमारे पास सॉल्यूशन का, ठीक है। तो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पर कहीं हमारे पास टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है फॉर सॉल्यूशन और कहीं लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर है यहाँ पर। तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज लोअर एंड जो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज हायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इट विल बी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर हमारा रहेगा कि जो डेल्टा TF है दैट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ठीक है। TF नॉट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और सेम एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी नो कि जो डेल्टा TF है दैट इज प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एंड व्हेन वी विल जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, वी विल गेट KF डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू M, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी हमारी। नाउ वी वेरी वेल नो कि M क्या होता है, M इज W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000, ठीक है। ये होता है हमारा M की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज दिस, we will get this equation, this final equation, that is delta TF is equals to KF multiplied by W2 into 1000 divided by W1 into M2। अब यहाँ पर KF क्या है हमारा, that is freezing point depression constant, जिसको हम molar depression constant भी कहते हैं और इसको हम cryoscopic constant भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो this was about freezing point depression।
चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मूव कौन करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। कहां से मूव करते हैं? जहां पर उनका हायर कंसंट्रेशन होता है वहां से मूव करते हैं ये टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि वी हैव टू साइड्स, ठीक है, और एक जगह पर सॉल्वेंट ज्यादा है, एक जगह पर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन ये ऑस्मोसिस होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है बीच में जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करेगी टू मूव। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब देख, ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रेशर, ऑस्मोसिस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है उसको हमारा क्या हो रहा है उसमें, तो यहाँ पर यू कैन सी कि वी हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है, और यहाँ पर वी हैव लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज माई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड मूव करेंगे बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, सो हियर यू कैन सी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट अगर मूव कर रहा है हमारा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है, बट व्हाट वी वांट कि सॉल्वेंट मूव ना करे, तो हम क्या करेंगे? हम ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन के साइड पर कुछ एक्सेस प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टॉप कर देंगे। तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस सिंबल से, दैट लुक्स लाइक कैपिटल पाई, है ना, कैपिटल पाई जैसा लगता है, एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज कैपिटल पाई इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी है यहाँ पर, याद रखेंगे। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू CRT। C क्या है मेरा? concentration, that is the molarity, R is general the gas constant and T is the temperature। ठीक है, तो what I know कि molarity क्या होती है? N2, number of particles upon volume of solution। ठीक है, तो this will be equal to N2 upon V and this osmotic pressure will be equal to N2 upon V into RT। ठीक है, तो अगर V को हम यहाँ ले जाते हैं तो what we will get is this is equals to N2RT and we very well know कि N2 क्या होता है? W2 upon M2। ठीक है, तो this will be equal to W2 upon M2 into RT। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट मोलिकुलर मास M2 will be equal to W2RT divided by osmotic pressure into volume। ठीक है, तो this is the equation, mathematical equation for osmotic pressure। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। तो जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, एक होता है आइसोटोनिक, देन हाइपरटोनिक एंड देन हाइपोटोनिक। तो ये 3 तरह के हमारे पास ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं और ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले हमारा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो वर्ड का मतलब क्या है? सेम, है ना, मतलब जब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है व्हेन इट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि सॉल्यूशन में भी सेम है और सॉल्वेंट की साइड भी सेम है, देन क्या होगा? जब दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो मूवमेंट होगा ही, है ना। तो व्हेन देयर विल बी नो मूवमेंट तो सॉल्यूशन को हम कह देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि दोनों की साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, then it is called as isotonic solution। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन की साइड पर
सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की साइड पर जब सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? सॉल्यूशन में तो सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट में कम है, यानी कि सॉल्वेंट में ज्यादा है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा कम है, तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बाहर से वो सॉल्यूशन की साइड में मूव करेगा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। वी हैव दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूशन में से बाहर मूव करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन से बाहर मूव करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखिए वर्ड क्या कह रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जो ऑस्मोसिस होता है उसका ये रिवर्स है कुछ, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, हमने एक प्रेशर लगाया जहां पर जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो बस स्टॉप हो गया, उस पॉइंट पर वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगाए और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ से हायर से लोअर जा रहे थे, अब वो वापस जाने लगेंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, दे विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। हायर सॉल्यूशन से वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ वापस जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एक बहुत एक यूजफुल एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज इन आवर आरओ, ठीक है, आरओ है ना, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, वाटर इज प्यूरिफाइड इन द सेम मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो ऑस्मोसिस के लिए यूज होती है, ठीक है। सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। यस, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी कि वी हैव दिस ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो रहा है इन व्हिच द सॉल्वेंट आर मूविंग फ्रॉम इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल यानी कि नॉर्मल से कुछ हटकर है ये, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं मोलर मास, जो भी हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इसका मोलर मास होगा, ठीक है। बट इन रियल द मोलर मास इज नॉट एज एक्सपेक्टेड, इट इज ईदर हायर और लो, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कभी-कभी सॉल्यूशन में जाकर एसोसिएट कर लेते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम एसोसिएशन। तो एसोसिएशन कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कम हो जाएंगे। पहले अगर 10 डाले और मान लीजिए 5 कंबाइन कर गए तो नाउ वी हैव 5 ओनली, है ना। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन। और दूसरी तरफ एक और कंडीशन हो सकती है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में गए हैं वो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, यानी कि अगर 10 गए थे तो लेट्स से वो टूट गए हैं 10 के 10, और कितने पार्टिकल्स हो गए 20, ठीक है। तो इन दिस वे कि जो मोलर मास हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास। तो जब मास नॉर्मल हो गए हैं तो अब कैसे हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वेंट हॉफ साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक फैक्टर दिया था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। और इस आई को कहते हैं हम वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो ये बताता है हमारा कि जो सॉल्यूट है वो कितना एसोसिएट हुआ है या कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो दिस आई इज इक्वल टू इज गिवन बाय दिस फार्मूला दैट इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं कि I is equals to observed colligative property divided by calculated colligative property, ठीक है। I can also be represented in this by this formula, that is कि जो total number of moles of particles after association या dissociation, ठीक है। dissociation association यानी कि solution में मिलने के बाद उनकी condition है, उनकी number है वो divided by total number of moles of particles before association या dissociation, ठीक है। So this is another formula for I, ठीक है। तो यही I हम अपनी colligative properties की equations में put कर देंगे and then we will get the observed results, ठीक है।
अब देखिए अगर एसोसिएशन हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, है ना। तो इन दैट केस आई जो होगा दैट विल बी लेसर देन 1, दैट विल बी लेसर देन 1। और जब डिसोसिएट कर रहे हैं तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो इन दैट केस आई विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, आई विल बी ग्रेटर देन। सो दिस इज अबाउट वेन फॉर्म फैक्टर। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो और वीडियोस आएंगी वो आपके लिए हेल्पफुल बने, ठीक है। थैंक यू।